नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं और ये भारत की और राजस्थान की सभी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनमें जो पूछा जाने वाला टॉपिक है। और आज हम रीट संबंधित ये टॉपिक लेकर चल रहे हैं। रीट में पटवार में भी ये प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो है रीट की परीक्षा से बाहर जो है नहीं जाने वाला। और अगर आप देखिए उज्ज्वल जी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। और साथ ही अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, मेथड्स करना चाहते हैं या एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये सब पढ़ सकते हैं। वहाँ पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए आज मौलिक अधिकार जो है पढ़ना शुरू करते हैं। 58 प्रश्नोत्तर लगाने वाले हैं व्याख्या सहित। देखिए ये जो आपका मौलिक अधिकार है इसकी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र किसानों को 1215 ईस्वी में जारी करके मूल अधिकारों की शुरुआत किसने की थी? तो विश्व में अगर सबसे पहले शुरुआत करने की बात करें तो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉन सेकंड, इन्होंने मूल अधिकारों की शुरुआत की थी। किस प्रकार की थी? किसानों को जो है अधिकार पत्र जो है प्रदान किए थे 1215 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जो आपके फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में, इसमें कौन से नारे लगाए गए थे? तो इसमें जो नारे लगाए गए थे वो थे स्वतंत्रता का नारा, समानता का और भ्रातृत्व का नारा। देखिए दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें मूल अधिकारों की पूरे विश्व में तो सबसे पहले तो देखिए ब्रिटेन के सम्राट जॉन सेकंड ने जो अधिकार पत्र जारी करके दिया था और दूसरे नंबर पे फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसमें मूल अधिकारों की बात जो है वो कही गई थी। फिर आता है विश्व में मौलिक जो अधिकार हैं उनको सबसे पहले किस देश ने पेश किया था? तो विश्व की बात कर रहे हैं तो अमेरिका जो है इन्होंने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की थी। अगर हमें बात करें मौलिक अधिकारों की जननी की तो जो मौलिक अधिकार हैं इनकी जो जननी है वो कौन है? वो है ब्रिटेन। तो विश्व में मौलिक अधिकारों को सबसे पहले पेश करने वाला अमेरिका था और इसकी जननी की बात करें तो ब्रिटेन है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो भारत के संविधान में हमने जो संविधान बनाया है उसमें मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से हमने जो है मौलिक अधिकार लिए हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नागरिक अधिकार आंदोलन। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको तब बात करेंगे इसकी डिटेल में। थोड़ा सा आप समझ लीजिए नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में कि समान अधिकारों को लेकर और नस्ल भेद यानी कि काले और गोरे के भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर यूएसए में ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन है ये चलाया गया था। अगला प्रश्न आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण है, रूजवेल्ट, एलिनोर रूजवेल्ट जो थे, जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयोग था इसके पहले अध्यक्ष थे। देखिए इन्होंने क्या किया, 10 दिसंबर और 1948 को यूएनओ के तत्वाधान में, ठीक है, यूएनओ के तत्वाधान में रूजवेल्ट ने 30 जो है सार्वभौमिक अधिकारों की बात की। अब ये सार्वभौमिक अधिकार जो थे ये मौलिक अधिकारों की बात ये कर रहे हैं। तो 30 सार्वभौमिक अधिकारों की जो सब व्यक्तियों के लिए, सब नागरिकों के लिए पूरे विश्व में जरूरी थे उनकी घोषणा की थी। किस दिन की थी? तो 10 दिसंबर को की थी। और इस 10 दिसंबर को मानते हुए जो आपके मानवाधिकार दिवस है वो भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी वजह से क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को रूजवेल्ट साहब ने क्या किया था, मानवाधिकार जो 30 सार्वभौमिक अधिकार थे इनकी घोषणा की थी 10 दिसंबर को। देखिए अब इसका जो नाम बदल कर रख दिया गया है और वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। पहले आयोग था, अब इसको चेंज करके आयोग की बजाय परिषद कर दिया गया है। अब आती है हमारे भारत की बात। देखिए क्रमबद्ध जो प्रश्न हैं वो क्रमबद्ध रहेंगे।
तो यहाँ पर अब हम भारत की बात लेकर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो इस आयोग की स्थापना जो की गई है अक्टूबर 1993 में की गई है। और अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो श्री रंगनाथ जो मिश्र जी हैं वो इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई है। भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग किसने रखी थी? अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, आप आज़ादी से पहले की बात हो रही है, तो पहली बार मौलिक अधिकारों की जो बात की है वो बाल गंगाधर तिलक ने की है। और किसमें की थी? इन्होंने एक विधेयक पेश किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। ठीक है, स्वराज जो विधेयक था ये 1895 में इन्होंने पेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और इसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात जो है की गई थी। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो नेहरू रिपोर्ट में प्राप्त होता है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी ये 1928 में आई थी। अब यहाँ पर नेहरू कौन से? तो मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने सन 1928 में ये जो रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और इसमें मौलिक अधिकारों का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन जो है वो किया था। अगर हम बात करें होम रूल बिल की, आप सही समझ रहे हैं, होम रूल जो आंदोलन हुआ था उसी के संदर्भ में है ये। तो होम रूल जो बिल, गृह स्वराज बिल जिसका नाम था, उसके तहत मौलिक अधिकारों की मांग किसने रखी थी? तो एनी बिसेंट ने रखी थी। ठीक है, बाद में ये भारतीय इन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली थी एनी बिसेंट ने। तो होम रूल बिल के तहत मौलिक अधिकारों की मांग किसने रखी थी? एनी बिसेंट ने रखी थी। और अगर भारत के संदर्भ में सबसे पहले बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार जो है मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई? तो कांग्रेस का अधिवेशन था मद्रास का अधिवेशन, और ये कब हुआ था? 1927 में। इसमें किसने रखी थी मांग? तो एम अंसारी जी थे। इन्होंने क्या किया था? मद्रास अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो रखी थी। भारत का अधिकार पत्र, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या कहलाता है? कौन कहलाता है? देखिए, लोकतंत्र का अगर हम आधार स्तंभ कहें तो अगर जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वही क्या हैं? वही जो है भारतीय लोकतंत्र का मेन आधार स्तंभ है। अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे किसी देश में, तो वो देश जो है लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी लोकतंत्र का आधार स्तंभ जो है वो कहलाता है। तो भारत का अधिकार पत्र, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ कौन है? तो वो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। संविधान निर्माण के लिए मौलिक अधिकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति बनाई गई थी। दो समितियां बनाई गई थी, एक मौलिक अधिकार समिति, एक बनाई गई थी मौलिक अधिकार उप समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन कौन से थे? मौलिक अधिकार समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल जी। और अगर मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी। ठीक है, मूल अधिकार बिल ऑफ राइट्स क्यों कहलाते हैं? देखिए, मूल अधिकार जो हैं वो बिल ऑफ राइट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति जो हुई थी उसकी वजह से बिल ऑफ राइट्स जो हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। देखिए, हम बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से चल रहे हैं और आगे मौलिक अधिकारों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति है, तो मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है? नकारात्मक है। ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि देखिए, ये वाद योग्य है। वाद योग का मतलब कि ये जो न्यायालय है उसके द्वारा लागू करवाए जाते हैं। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वो न्यायालय के द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, और ये जो है ये न्यायालय के द्वारा जो है परिवर्तनीय है, और इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक जो राज्य है उसकी स्थापना करना।
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन जो है वो प्राप्त होता है? तो हम भारतीय संविधान की बात करें तो भाग जो 3 है इसी के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो इसी के अंतर्गत जो है, अगर हम वैसे बात करें तो 14 से लेकर 32 तक जो हैं वो मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अगर हम पूरा डिटेल में बात करें आप देखेंगे 12 से लेकर 35 अनुच्छेद जो हैं वो किसके हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है कहीं ना कहीं। वैसे हम 14 से 32 मानते हैं अनुच्छेद, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने सर्वाधिक प्रकाशमान और अलौकिकता वाला भाग किसको बताया है? तो सबसे ज़्यादा अलौकिकता वाला भाग जो बताया है वो भाग 3 को बताया है। इसका कारण ये है कि 38 दिनों तक क्या हुआ था, संविधान जो सभा थी उसमें इस भाग 3 पर विचार किया गया था, ठीक है। और इसी के अंतर्गत क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? अगर हम मूल संविधान की बात करें तो 7 अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो देखिए आपके 44वां विधान का, आपके संविधान का जो है संशोधन हुआ था 1978 में। तो इसके तहत क्या किया गया, जो मौलिक अधिकार था इसको कानूनी मौलिक अधिकार नहीं, संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया और इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो देखिए पहले अगर हम बात करें मूल अधिकार की तो पहले ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, जब हमारा मूल संविधान में 7 अधिकारों के अंतर्गत जो है ये शामिल था। जब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया तो इसको रख दिया गया 300 कै के अंतर्गत, 300 कै अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रख दिया गया। वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है आपके 6। कौन कौन सा है? तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए इन सबके डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों में, ठीक है। पहला प्रश्न आता है कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है वो संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो आपके संविधान में अनुच्छेद हैं वो समता के अधिकार को बताते हैं, वर्णित करते हैं। संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार की समताएं या समानताएं दी गई हैं? तो 5 प्रकार की देखिए समानताएं दी गई हैं। डिटेल में देखते हैं हम। सबसे पहले है विधि के समक्ष समता, ये आपके अनुच्छेद 14 में दी गई है, मतलब कि सभी नागरिक जो हैं वो कानून की नज़र में समान हैं, ये बात कहता है अनुच्छेद 14। उसके बाद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। देखिए यानी कि हम क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद को हटा रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4) इन दोनों में क्या बताया गया है कि अगर स्त्रियां हैं, बालक हैं, एससी हैं, एसटी हैं, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, तो उनकी उन्नति के लिए कोई भी जो राज्य है वो विशेष जो कोई प्रावधान है वो बनाने का अधिकार रखता है। ये बात कही गई है 15(3) में और 15(4) अनुच्छेद में। आगे आता है आपके लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, ये 16 अनुच्छेद में दिया गया है। यानी कि राज्य के अधीन अगर कोई पद है, कोई भी पद है, ठीक है, तो उस पर धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर या किसी मूल वंश आदि को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पे फिर लेकिन आ गया, लेकिन पिछड़े वर्ग हैं, अगर एससी एसटी हैं तो विशिष्ट जो आपके आरक्षण जिसको आप कहते हैं, ठीक है, आरक्षण जो है उसके आधार पर राज्य प्रावधान बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये बात कही गई है 16 में, अनुच्छेद 16 में, ठीक है। आगे आता है
अनुच्छेद 17, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, इसको पूरी तरह से भारत में समाप्त कर दिया गया है। कोई भी छुआछूत का जो आपके विभेद है वो भारत में नहीं रखा गया है, जाति को लेकर, ठीक है, किसी धर्म को लेकर। तो ये छुआछूत जो है वो पूर्णतः भारत में समाप्त किया गया है, ये बताता है अनुच्छेद 17। अब आता है अनुच्छेद 18। ये क्या कहता है? ये कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। पुराने जमाने में जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, ठीक है, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको उपाधियां दी जाती थी बड़े बड़े लोगों को, ठीक है। अब वो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 ये कहता है अब उपाधियां कहाँ पर दी जा सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक तो सेना में दी जा सकती हैं उपाधियां, और एक आपके दी जा सकती हैं शैक्षिक उपाधियां, ठीक है। शैक्षिक उपाधियां और सेना में उपाधियां दी जा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, राज्य के अधीन अगर किसी पद पर कार्यरत है, वो किसी विदेशी राज्य से या किसी अपने देश के व्यक्ति से जो है उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। आगे देखिए, विधि का समान संरक्षण लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि कानून का समान संरक्षण जो है वो हर व्यक्ति को मिलेगा। ये कहाँ से लिया गया है? हमने यूएसए। ये नहीं है कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आपको कानून जो है समान संरक्षण का अधिकार देगा क्योंकि आप अमीर हैं। आप गरीब हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, तो आपको कानून का समान संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। विधि की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? देखिए, विधि का समान संरक्षण का अधिकार तो यूएसए से लिया है, और कानून के सामने समानता का अधिकार जो लिया है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, तो जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार, अब देखिए पहले हमने बात कर ली समता के अधिकारों की, ठीक है, उसमें हमने 14 से 18 तक हमने अनुच्छेद देख लिए, ठीक है, और उसमें हमने बात की थी 5 प्रकार की समानताओं की। अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 19 अनुच्छेद। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो ये जो स्वतंत्रताएं होती हैं ये 6 की 6 ये अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाए कि आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है आपका कौन सा अनुच्छेद सबसे पहले समाप्त किया जाता है, तो 19 अनुच्छेद समाप्त किया जाता है। 19 के तहत जितनी स्वतंत्रताएं नागरिक को मिली हैं वो सारी 6 की 6 समाप्त कर ली जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं 19 के तहत? सबसे पहले आती है बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको बोलने की, अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ये कहता है आपके अनुच्छेद 19(1) कै, ठीक है। उसके बाद है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से और बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन कर सकते हैं। संघ या संगठन बनाने की हमें स्वतंत्रता है, चाहे हम राजनीतिक दल में जाना चाहते हैं, कि कोई मजदूर का संघ बनाना चाहते हैं, कोई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता है। ये देखिए, ये तो दिया गया है 19 कै में, ये दिया गया है सेकंड में, और ये दिया गया 19 जो है गै में या 3 में, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज महत्वपूर्ण है कि 19 अनुच्छेद के अंतर्गत 97वां संशोधन हुआ था 2011 में। उसके तहत सहकारी समिति जो है बनाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी भारतीय संविधान के द्वारा, कि आप संघ और संगठन तो बना ही सकते हैं, उसके अलावा सहकारी समिति भी आप बना सकते हैं। तो ये भी आपको स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 19 के तहत।
भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है भारत में। भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता दी जाती है। अपनी रुचि का कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी आप रोजगार कर सकते हैं, कोई भी आप कारोबार कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन शर्त यही रहेगी कि अगर आपातकाल घोषित होता है, कोई आपदा आती है, तो ये स्वतंत्रताएं आपकी छीन ली जाएंगी तुरंत। अगला प्रश्न आता है, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा किन आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। तो देखिए, हमें आज़ादी भी दे दी और कुछ हद तक इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो राज्य किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है? पहली बात तो ये कि देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा हेतु आप गलत सलत बोल रहे हैं अपने देश को, ठीक है, तो वो आपके बोलने की जो है उसमें नहीं आएगा, ठीक है, बोलने की आपको स्वतंत्रता होगी, लेकिन देश की संप्रभुता अखंडता के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। विदेशी राज्यों से संधियों या मैत्रीपूर्ण संबंधों के संरक्षण के लिए जो है इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। लोक व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए आप अशिष्ट हो गए हैं, आपकी अशिष्ट वाणी है अपने भारतीय लोगों के प्रति, अपने भारतीय जो झंडे हैं उसके प्रति, या अपने भारतीय जो कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि जिससे कि हमारी अखंडता संप्रभुता जो है नष्ट होती है या शिष्टाचार खत्म होता है, तो उस पर आपको आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, देखिए जो अब समाप्त कर दिया गया है, तो पहले जो था ये 31वें में था, जो 7 आपको अधिकार दिए गए थे मूल अधिकार, जब संविधान बनाया गया था तो उसमें 31वें अनुच्छेद में रखा गया था किसको? संपत्ति के मूल अधिकार को। और अब किस में है? तो अब है 300 क में। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत क्या कहा गया है? तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है, देखिए कि आपको स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद जो 20वां अनुच्छेद है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत आपको क्या सहूलियत देता है। देखिए ये जो बात कही गई है ये सभ्य नागरिक के लिए है, किसी आतंकवादी के लिए या किसी मुजरिम के लिए ये बातें तीनों नहीं हैं। पहली बात तो ये कि अपराध करते समय जो कानून लगा है वही रहेगा, बदला हुआ कानून नहीं लागू होगा। जिस टाइम पे अपराधी अपराध कर रहा है, जो कानून उस पर लगा है उस टाइम पे बना है। अगर मान लीजिए 20 तारीख को अपराध हो रहा है, 21 तारीख को कानून चेंज हो गया, तो चेंज वाला कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को ये कहें कि मैं दोषी हूँ, ठीक है, तो विवश कोई नहीं कर सकता, चाहे पुलिस है चाहे कोई और व्यक्ति है, तो खुद के लिए खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता। ये बात कही गई है, तीनों बातें अनुच्छेद 20 में कही गई हैं। विश्व में किस देश ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु की जो है अनुमति दी है। अच्छा, यहाँ पर भी एक इन्होंने बात कही है, इच्छा मृत्यु का मतलब है कि अपनी मर्जी से मर जाना, लेकिन केवल बीमार व्यक्ति के लिए नीदरलैंड ने ये कहा है कि ऐसी कोई बीमारी लग गई है जिससे ना तो व्यक्ति मर पा रहा है ना जी पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो इच्छा मृत्यु ले सकता है, अपनी मर्जी से अपने आप को समाप्त कर सकता है। ऐसे नॉर्मल नहीं कि हर व्यक्ति ही सुसाइड करने चला जाए। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती है? तो देखिए 19वां अनुच्छेद तो अपने आप समाप्त हो जाता है आपातकाल के दौरान, लेकिन अनुच्छेद 21 और 20 जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम में भी बने रहते हैं। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है वो समाप्त नहीं होती किसी भी आपातकाल में। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
मौलिक अधिकार कब बनाया गया है? तो देखिए, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, तो उसके तहत जो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो दिया गया है, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 कै में दिया गया है। देखिए, संविधान मौलिक अधिकार तो बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसको किस में रखा गया है? तो अनुच्छेद 21 कै के तहत रखा गया है। अगला प्रश्न आता है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान कर मौलिक अधिकार बनाकर लागू कब किया गया? तो देखिए, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, रखा किसमें गया? अनुच्छेद 21 कै में। और इसको लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल सन 2010 को लागू किया गया। तो तीनों क्वेश्चन जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निजता यानी कि एकांतता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने लागू किया है कि हम जो है निजता या एकांतता का अधिकार हमें दिया गया है। ये अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है, जिसमें आता है आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। और ये लागू कब हुआ है? तो ये 24 अगस्त सन 2017 को लागू हुआ है। तो याद रखिएगा। बालकों का अधिकार बिल 1992 का अनुच्छेद 42 क्या कहता है? तो बालकों का अधिकार बिल पेश हुआ था 1992 में, और वो अनुच्छेद 42 में रखा गया। और उसमें कहा क्या गया? उसमें कहा गया कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। ये किस में कहा गया? अधिकार बिल में कहा गया, बालकों के अधिकार बिल 1992 में 42वें अनुच्छेद के अंतर्गत। RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE को कक्षा 12 तक अर्थात 3 से लेकर 18 वर्ष तक लागू करने की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? तो जो नई शिक्षा नीति बनी है NPE 2019, उसके तहत ये चीज़ जो है इसकी घोषणा की गई है। विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। दरअसल इसमें है क्या? पहले तो आप ये समझिए कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। पहली बात इन्होंने इसमें ये कही है। दूसरा, बंदी बनाने के 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है या जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको न्यायालय में जो है पहुंचाना जरूरी है। तीसरी बात इसमें ये कही गई है कि वकील से मशवरा करने यानी कि परामर्श करने का, ठीक है, और प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उस व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बात आती है आपके अनुच्छेद 22 में। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आतंकवादी है, मुजरिम है, पेशेवर, ठीक है, या विदेशी मुजरिम है, तो उसके संबंध में ये चीज़ जो है लागू, तीनों चीज़ें जो है लागू नहीं हो सकती। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया है? तो सूचना का अधिकार लागू किया गया है 12 अक्टूबर 2005। देखिए, अधिनियम बनाया गया जून 2005 में, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए, हमने पहले बात कर ली है समता के अधिकार की, फिर स्वतंत्रता के अधिकार की, अब बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, 23वां और 24वां। तो 23वां 24वां कौन कौन सा है? पहली बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकारों में अनुच्छेद 23 की। वो 23 अनुच्छेद ये कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध किया जाएगा। दुर्व्यवहार, कौन सा दुर्व्यवहार? सामाजिक दुर्व्यवहार हो सकता है, आर्थिक दुर्व्यवहार हो सकता है, ये नहीं किया जा सकता। बलात् श्रम का निषेध यानी कि जैसे कि बंधुआ मजदूरी है, आपके राजस्थान में सागड़ी प्रथा है, हाली प्रथा है, बेगार प्रथा है, इसका निषेध जो है कर दिया गया है। देखिए, पूरी तरह से तो नहीं किया गया है, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह हो भी रहा है। बाल श्रम
का संकट में उद्योगों में निषेध। जो आपके 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप किसी संकटग्रस्त या संकट में जो उद्योग है उसमें आप नहीं लगा सकते, ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न आता है, बाल श्रम का संकट में उद्योगों में पूर्ण निषेध कब किया गया? मतलब जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे संकट में उद्योगों में आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, कानून की तरफ से निषेध किया गया है। तो कब निषेध किया गया है? 10 अक्टूबर सन 2006 को। बाल श्रम कानून बनाया गया, तो बाल श्रम जो कानून बनाया गया है 1986 को बनाया गया है। देखिए गुरुपद, ठीक है, गुरुपद स्वामी जी थे जो उनकी अनुशंसा पर ये आपके बाल श्रम कानून जो है वो बनाया गया था। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया संयुक्त रूप से, एक तो कैलाश सत्यार्थी को जो कि भारत के हैं और एक मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के हैं। उनको किस उल्लेखनीय कार्य के लिए ये जो आपके शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 दिया गया? तो ये दिया गया था बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था, तो 1980 में चलाया गया था। और किसने चलाया था? ये जो है ना कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, हाँ जी, इन्हीं ने ही बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में चलाया था। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसके अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने की जो अनुमति है वो प्रदान की गई है। कितने प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों में दी गई है? तो देखिए 4 प्रकार की जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है वो दी गई है। सबसे पहली आती है अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपनी आत्मा से, हम अपने मन से किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का प्रचार करने, किसी भी धर्म का प्रसार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये कहता है अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों का आयोजन करने की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 26 जो है वो ये कहता है कि हम कोई भी धार्मिक जो आयोजन है अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति, अगर कोई हम धार्मिक कार्यों पर कोई खर्चा कर रहे हैं तो उस पर हमको जो है मुक्ति मिलेगी, अनुच्छेद 27 कहता है। और इसके साथ ही ये अनुच्छेद 27 ये भी कहता है कि अगर हम कोई ट्रस्ट बना रहे हैं आपके धार्मिक या जन कल्याण से संबंधित या जनहित से संबंधित और चंदा अगर हम दे रहे हैं तो उस धन पर कोई भी कर जो है वो सरकार नहीं लगा सकती, ये अनुच्छेद 27 में बताया गया है। अगला है राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो कि वित्त पोषित हैं, ठीक है, यानी कि वो चलती हैं किसकी? राज्य के पैसे से। तो ऐसी संस्थाओं में हम किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ये कहा गया अनुच्छेद 28। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई धार्मिक संस्था है जिसको राज्य कोई पैसा नहीं दे रही या 25% पैसा दे रही है, वो धार्मिक जो है किसी विशेष धर्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन राज्य के द्वारा 100% जो वित्त पोषित संस्था है वो किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती, ठीक है। ये 2 बातें हैं। आगे देखिए अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? ठीक है, ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 29 और 30 में। देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, अपनी लिपि को संरक्षित कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, ये कहता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंध कर सकता है, उसका प्रशासन जो है वो चला सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ 100% जो पैसा है वो राज्य सरकार नहीं देगी। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है
अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें 5 लेख जारी किए गए हैं जिनकी आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है, और BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान की आत्मा है, वो संविधान का हृदय है। और संविधान की आत्मा हृदय किसने किसको कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान की प्रस्तावना है जिसकी हम वीडियो डाल चुके हैं, संविधान की प्रस्तावना आप वहां जाकर देख सकते हैं आपके प्लेलिस्ट में। तो संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय जो है वो कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उच्च न्यायालय द्वारा कौन से लेख जारी किए गए हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 लेख जारी किए गए हैं। देखिए इनके नाम याद रखिएगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। देखिए कई बार नाम सीधा आ जाएगा हैबियस कॉर्पस, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही नाम हैबियस कॉर्पस है, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर शरीर के साथ सह शरीर न्यायालय में पेश करना। यानी कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि अवैध जो फालतू में गिरफ्तारियां होती हैं उसको रोकना। परमादेश यानी कि मैंडेमस, मैंडेमस किसको कहा गया है कि इसमें एक लाइन आती है, हम आदेश देते हैं, हम क्या करते हैं, हम आदेश देते हैं। ये किसका वक्तव्य है? तो ये है आपके परमादेश का, हम आदेश देते हैं। उसके बाद आता है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है? ये है प्रोहिबिशन। ठीक है, आपके प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या कहता है? यानी कि प्रतिषेध कहता है मना करना। क्या कहता है? मना करना। क्या कहता है? मना करना। उसके बाद आता है उत्प्रेषण या सॉर्टियरी। क्या है? सार्टियोरी। ये कहता है और जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। ये कहता है, कौन कहता है? उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा या को वारंटी क्या कहता है? को वारंटी कहता है तुम्हें क्या हक है, तुम्हें क्या हक है। तो देखिए ये पूछ लिया जाता है कि परमादेश के अंतर्गत क्या कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि वही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर शरीर जो है न्यायालय पहुंचाना। परम आदेश कहता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध कहता है मना करना। उत्प्रेषण कहता है और जानकारी दीजिए। अधिकार परीक्षा कहता है तुम्हें क्या हक है। अगला प्रश्न आता है हमारा, सबसे शक्तिशाली रिट जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है कौन सी है? वो है परम आदेश। मतलब कोई भी उच्च अधिकारी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध परम आदेश लागू कर सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को परम आदेश जो है वो लागू कर सकता है। संसद संविधान के अध्याय 3 यानी कि भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, इसमें संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय लिया? तो गोलकनाथ बनाम जो पंजाब सरकार का केस था 1967 में, इसके अंतर्गत संसद ने ये कहा कि जो मौलिक अधिकार है उसमें किसी यानी कि भाग 3 मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसी मामले के उल्ट केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि मूल ढांचे को संशोधित संसद नहीं कर सकती, शेष संविधान को संसद जो है संशोधित कर सकती है। यानी कि जो मूल अधिकार हैं उसको आप क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। ये बिल्कुल उल्ट है। तो देखिए गोलकनाथ वाले में तो ये कहा गया कि आप मौलिक अधिकार या अध्याय 3 में चेंजेस नहीं कर सकते। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले 1973 में ये कहा गया कि आप मौलिक अधिकारों में चेंज कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक और प्रतिभू किसको माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है, प्रतिभू माना गया है, याद रखिएगा। आगे है वे मौलिक अधिकार जो आपातकाल में निलंबित नहीं होते। तो हमने पहले बात की है अनुच्छेद 20 और 21 की, नहीं याद हो तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। अनुच्छेद और 20 और 21 ये जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। और कौन सा निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 जिसमें कि 6 स्वतंत्रताएं
6 जो आज़ादियाँ दी हैं वो आपकी साथ के साथ निलंबित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 58 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।